ये वहां पर पोस्टर के जरिए जो है वो संदेश दिया गया है। तो ये मोकामा का हम हाल बता रहे हैं। मोकामा भी काफी हॉट सीट बना हुआ है। हालांकि मोकामा में कुछ जो घटनाएं सामने आई उसको लेकर भी लगातार कई सवाल उठे, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चीजें अब जो है वो बेहतर जरूर हुई हैं। और चलिए हमारा गेस्ट पैनल जो मौजूद है उनके पास भी चलते हैं और उनसे किक करके जल्दी जल्दी में प्रतिक्रिया लेते हैं। थोड़ी देर पहले अमिताभ जी इस बात का चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि जिस तरीके से खास करके सीमांचल की अगर बात करें तो वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा हुआ है महागठबंधन के पक्ष में हो सकता है। ज्ञानेश जी आप बताइए, क्या वहां एआईएम का फैक्टर नहीं है? क्या वहां पर जनसुराज का फैक्टर नहीं है? नहीं, फैक्टर तो सबका है और पिछले चुनाव में देखेंगे तो एआईएम का भी अच्छा प्रदर्शन था वहां पर। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो बिहार में जो बम्पर वोटिंग हुआ है ये बदलाव का वोट है और सरकार बदलेगी, चेहरा भी बदलेगा। ये जो एग्जिट पोल के हिसाब से देखिए तो सरकार नहीं बदल रही है, लेकिन अगर बम्पर वोटिंग के हिसाब से देखिएगा जो पैटर्न रहा है शुरू से अभी तक का वो बताता है कि इस बार बिहार में बदलाव की बयान। चलिए अभिरंजन इस रिएक्शन ले लेते हैं। अभिरंजन जी, एक पैटर्न जो है देखा गया है कि ज्यादा वोटिंग हुई है तब भी सरकार बदली है, कुछ बार कम अगर वोटिंग हुई है तो भी बदली है। क्या इस बार कुछ ऐसा ही जैसा ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ज्ञानेश जी सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने देखा है ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर बम्पर वोटिंग हुई तो सरकार बदल ही जाएगी। मैंने 2005 और 2010 का इसी बिहार का उदाहरण दिया आपको कि 2005 की तुलना में 2010 में 8% ज्यादा वोट गिरे, लेकिन 143 से एनडीए 206 पे पहुंच गया। तो ये होता है। लेकिन जहां तक आप सीमांचल की बात कर रहे हैं तो सीमांचल में लगभग 80% तक वोटिंग हुई है। तो इसका मतलब तो है, और सीमांचल के वोटों को मैं मान सकता हूं कि वो सत्ता विरोध का वोट है, बिकॉज वहां पर मुस्लिम आबादी आप जानते हैं ज्यादा है। चलिए सत्ता विरोध का है जी। और अगर इतनी ज्यादा संख्या में वोटिंग हुई है तो मैं यह भी मानकर चल रहा हूं कि ये वोट लगभग एकजुट है। ओवैसी ने वोट कुछ काटे होंगे। चलिए बिल्कुल 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 आप कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी वहां पर वोट किया गया हो, लेकिन महागठबंधन की कुछ 10-11 सीटों की अगर बात करें जिस पर आपसी फाइट है उसको लेकर के क्या एनालाइज किया आपने? देखिए, आपसी फाइट की कुछ सीटें झारखंड चुनाव को अगर देखें तो वहां भी फ्रेंडली फाइट हुई थी और उसमें फायदा महागठबंधन को मिला था उन सीटों पे। जहां तक ज्ञानेश जी बोल रहे थे कि बदलाव की बयार चल रही है, मेरा मानना है कि पिछले कुछ राज्यों के चुनाव अगर आप देखें तो जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है उसने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया है। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, तो मुझे लगता है कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है उसमें कैश ट्रांसफर की जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है वो फायदा पहुंचा सकता है। कैश ट्रांसफर फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी बड़े बड़े दावे किए, सरकारी नौकरी हर एक घर में 30,000 रुपए दे देंगे। क्या उसका कोई फायदा? देखिए, तेजस्वी यादव ने कोशिश तो की थी, लेकिन सवाल ये है कि 3 लाख सवा 3 लाख करोड़ के बजट वाले राज्य में 30 लाख करोड़ की योजना आप घोषित कर देंगे और आपको लगता है कि बिहार के लोग इतने मूर्ख हैं कि वो उस पर भरोसा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। बिहार के लोग गणित मूर्खट्टी जोड़ लेते हैं, अंग्रेजी भले कमजोर हो पर गणित खराब नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि डायरेक्ट बेनिफिट एक तरफ था डीबीटी ट्रांसफर और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के ऐसे वादे जो धरातल पर उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनका जो वोटर का है उसमें उत्साह था। चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे। तो देखिए ये जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं धीरे धीरे, और ये भी कहना दिलचस्प होगा कि जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे तब तस्वीरें कुछ और खुल करके सामने आएगी। तो लगातार हम जो गेस्ट पैनल है उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि जब से ये काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी एक एक जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाएं, और एक एक सीटों का जो विश्लेषण है वो भी करना ही बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई फैक्टर जो है एक साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई रैलियों को संबोधित किया, रोड शो भी ताबड़तोड़ किए गए, और एक बड़ा मुद्दा जो उन्होंने उठाया कट्टा सरकार की उन्होंने बात की, और यह भी बात का उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से ये गाने सामने आते हैं उस पर भी आरजेडी पर हमलावर दिखाई दिए। अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आप फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, आप किस काउंटिंग सेंटर पर हैं, वहां क्या तैयारी है, तस्वीरें जरा जोड़ दीजिए। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राबड़ी देवी का आवास है और यहीं पे तेजस्वी यादव हैं, यहीं पे जो है लालू यादव है, लालू परिवार के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ी
क्लोज आकर के तस्वीरों को दिखाएं। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों जग चुके हैं और तेजस्वी यादव भी जो हैं वो जगे हुए हैं और थोड़ी देर में जब काउंटिंग शुरू होगी, क्योंकि लगातार लालू प्रसाद यादव जो है वो खबरों को जानना समझना चाह रहे हैं और इसके लिए जो है लगातार न्यूज़ चैनल्स पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही साथ तमाम जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पे जो मुख्य कार्यकर्ता है उनसे लालू यादव ने संपर्क किया है। राबड़ी देवी जो है वो पल पल की अपडेट्स जो है वो लेना चाह रही हैं और इसलिए जो है वो लगातार टीवी चैनल्स पर नज़र बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव जो हैं वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में हैं। कल रात भी उन्होंने जो महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक थी वो की और चूंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो अध्यक्ष भी हैं तो इस नाते उन्होंने बैठक करके जो आज मतगणना होनी है इसको लेकर के स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई, मीडिया से बात भी उन्होंने की और आज जो है जो तस्वीर आएगी सामने उसको लेकर के पूरी नज़र वो बनाए हुए हैं। पूजा अर्चना भी जो है वो लालू के घर में होनी है और उसके बाद तस्वीर जो है जैसी साफ होगी तो प्रतिक्रिया भी लालू परिवार की तरफ से सामने बिल्कुल आपके पास आएंगे और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपकी मौजूदगी कहाँ है और आज काउंटिंग की बारी है, धड़कनें तेज प्रत्याशियों की है? हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर जो मंदिर है उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो मंदिर में